वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास कुछ थोड़ी स्पेशल है। आज जो लेक्चर्स चल रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा का हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस का हो, वेक्टर कैलकुलस का रहा हो, इंटीग्रल कैलकुलस का रहा हो, उससे अलग है। एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जो 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 12th में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें इसका यूज होता है। और मजे की बात सबसे ये है कि स्टूडेंट्स को सबसे बोरिंग टॉपिक यही लगता है, और थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद ही स्टूडेंट्स को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि वो इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन गए हैं। ये टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी। तो मैं फिलहाल इस टॉपिक के ऊपर कुछ लेक्चर्स की सीरीज लेके आपके सामने आया हूं। इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में, रिलेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। उन्हें कुछ और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी, ठीक है, सबको पता है। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, उन्हें स्पेशली पता है कि जो सेट है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। आपको काफी कुछ आता भी होगा, लेकिन मैं इसे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं आज सेट थ्योरी की। अगर हम बात सेट की करें, सिंपल ए सेट, तो सेट को समझने के लिए आपको अपने सराउंडिंग हर एक अरेंजमेंट को दोबारा फिर से सोचना होगा। अपने सराउंडिंग अरेंजमेंट को समझने से मेरी सेंस है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। आप इमेजिन करें कि आपको दाल लेनी है। कहां जाएंगे आप? यस, कहां जाएंगे? ग्रॉसरी की दुकान पर, परचून की दुकान पर। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपको कोई मेडिसिन परचेज करनी है। कहां जाएंगे? मेडिकल स्टोर पर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल स्टोर एक प्रॉपर कलेक्शन, संग्रह रखता है मेडिसिन का। परचून की दुकान पर मेडिसिन हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि परचून वाला कलेक्शन नहीं रखता है मेडिसिन का। ऐसे ही अगर आपको दाल चाहिए तो आप मेडिसिन की दुकान पर नहीं जाने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सपोज करें कि आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन। तो सबसे पहले हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, अगर आप एंट्री करते हैं तो कहां जाएंगे? रिसेप्शन पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिसेप्शन ऐसी जगह है जहां पे कलेक्शन रहता है सारी इंफॉर्मेशंस का। वहां पे सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल रहती हैं कि कौन सा डॉक्टर ओपीडी में अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कौन डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ है, कौन सा पेशेंट किस रूम में एडमिट किया गया है, किस पेशेंट का कहां पे ऑपरेशन चल रहा है। ये कलेक्शंस, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट रहती हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, सॉरी रिसेप्शन के अंदर। अब चलिए आप इमेजिन करें कि आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है या फिर मोबाइल की बैटरी परचेज करनी है। तो फिर से कहां जाएंगे आप? मोबाइल शॉप पे। तो आप देखें तो हमने खुद अपने सराउंडिंग, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अपने सराउंडिंग चीजें एडजस्ट की हुई है, कलेक्ट करके हमने कलेक्शंस बना रखे हैं। जैसे आप खुद अपने घर में देखें, आप इसमें नहा धो के बाहर निकलते हैं तो आप सबसे पहले अपनी अलमीरा ओपन करते हैं, कबर्ड,
जिसमें आपने कपड़े रखे होते हैं। आपको पता है अलमीरा ही ओपन करनी है, फ्रिज ओपन नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिज ओपन किया उसमें कपड़े नहीं रखे हैं आपने। क्यों नहीं रखे? क्योंकि आपने उसे कलेक्ट ही नहीं किए कपड़े। कपड़े आपने रखे हैं अलमीरा के अंदर, कबर्ड के अंदर। तो हमने लाइफ में हर जगह ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हुई है कि हम वहां पे चीजों को जो एक दूसरे से लिंक रहती हैं उन चीजों को कलेक्ट किया हुआ है, और उस कलेक्शन को फिर हमने डिफाइन भी किया हुआ है। जैसे मेडिकल शॉप है तो डिफाइंड है कि उसमें सारी मेडिसिन ही मिलेंगी और कोई सामान नहीं मिलेगा। परचून की शॉप है तो वहां पे हमें ग्रोसरी आइटम्स ही मिलने हैं, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स नहीं मिलने हैं, मेडिसिन नहीं मिलनी है। पार्किंग है तो वहां पे व्हीकल्स ही खड़े होंगे, ऐसा नहीं कि वहां पे आपके कोई सामान बेचना शुरू कर देगा। आपको फ्रिज की दुकान मिल जाएगी या फिर आपके पंखे की दुकान मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो हमने खुद अपने सराउंडिंग दुनिया के अंदर कलेक्शंस तैयार की हुई है जिसमें हम सुपरिभाषित वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल, इन्हीं कलेक्शंस को जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइन करके पुट कर लेते हैं, सेट कहा करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्या बनती है? सेट की एकमात्र डेफिनेशन जिसपे मोस्ट ऑफ सारे मैथमेटिशियन एग्री हैं वो ये बन जाती है, ए वेल डिफाइंड collection of objects is called a set। कोई भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, यहां पे जो वर्ड है वेल डिफाइंड, ये बड़ा कीमती है। वेल डिफाइंड हिंदी में से सुपरिभाषित कहते हैं। तो साहब कोई भी एक ऐसी कलेक्शन जिसे वेल डिफाइंड किया गया है, वेल डिफाइंड मतलब हमें पता हो कि पर्टिकुलर एक आइटम कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। सेट में जो भी आपने कलेक्ट किया है उन्हें ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कहा जाता है, और कलेक्शन को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल, सपोज करें कि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो एक कलेक्शन तैयार करता हूं मैं उन सब्जेक्ट्स की जो आपके पास हैं। मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये कलेक्शन बन गई एक स्टूडेंट की जो बीएससी में पढ़ता है, उसके पास पीसीएम है उसके सब्जेक्ट्स की। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें ज्योग्राफी होगी या नहीं होगी। नहीं होगी क्योंकि ज्योग्राफी बीएससी में नहीं आती। ड्राइंग एंड पेंटिंग होगी? नहीं होगी क्योंकि ड्राइंग एंड पेंटिंग बीएससी का सब्जेक्ट नहीं है, बीएससी पीसीएम का सब्जेक्ट नहीं होता है। एक और क्वेश्चन तैयार करता हूं मैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन में मैं 1 से लेकर 10 तक के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स डाल देता हूं, नेचुरल नंबर्स डाल देता हूं। तो आप इस कलेक्शन में चेक कर सकते हैं, 0 है? नहीं है। 100 है? नहीं है। 7 है? हाँ है। तो आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर एक आइटम इस कलेक्शन में कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, उसी को हम सेट कहते हैं। तो ये अपने आप में एक सेट हो गया। चलिए अब मैं एक और कलेक्शन बनाता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल क्रेजी पीपल्स। मजेदार चीज है।
एक कलेक्शन तैयार करते हैं जिसमें दुनिया के सारे सनकी लोगों को, जो क्रेजी लोग हैं, एक साथ डाल देते हैं, तो क्या सेट होगी? नहीं। अब आप नहीं कह पाएंगे कि ये सेट है या नहीं है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रेजीनेस को नापने की कोई मेजरमेंट नहीं है। आप नहीं बता पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर इंसान इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर आदमी क्रेजी हो, पागल हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना हो। या हो सकता है कि मैं किसी को सनकी समझूं, उसे आप ना समझते हो। तो जो कलेक्शन बनेगी ये एक सेट नहीं बनेगी। अच्छा, अगर मैं कलेक्शन तैयार करूं, कलेक्शन ऑफ ऑल लेजी पीपल्स, आपकी मम्मी तो आपका नाम डाल ही देंगी, सबकी माएं समझती हैं, बीवियां भी प्यार के लेजी होते हैं, लेकिन ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लेजीनेस को भी आप मेजरमेंट नहीं दे सकते, इसे आप मेजर नहीं कर सकते। आप नहीं बता पाएंगे कि वो आदमी लेजी है या नहीं है, वो आदमी इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम लेकर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि संभवतः पॉसिबिलिटी है कि आप मुझे हो सकता है लेजी समझे, कुछ लोग मुझे एक्टिव समझे, या हो सकता है कि मैं आपको लेजी समझूं लेकिन आपके घर वाले आपको बहुत एक्टिव समझे। तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये कोई पर्टिकुलर आदमी इस कलेक्शन में आता है या नहीं आता है। तो जो कलेक्शन है लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं बन पाएगी। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर्स बनाता हूं who scored a century, who scored at least one international 100। इस सेट बनाया, इसमें मैंने एक कलेक्शन तैयार की। इस कलेक्शन में मैंने क्रिकेटर्स डाल दिए जिन्होंने कम से कम एक सेंचुरी बनाई है। तो क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर जितने भी बैट्समैन ने सेंचुरी स्कोर की होगी वो सब इस कलेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो क्या वेंकटेश प्रसाद इसमें आएंगे? युजवेंद्र चहल इसके अंदर आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई। सचिन तेंदुलकर साहब आएंगे? हाँ आएंगे, उन्होंने सेंचुरी बनाई है। विराट कोहली आएंगे? हाँ आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी सेंचुरी बनाई है। तो हम बता पाएंगे कि कोई क्रिकेटर इसमें आता है या नहीं आता है। तो ये जो कलेक्शन बनेगी ये भी सेट ही रहेगी। अब अगर मैं कलेक्शन तैयार करूं, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड प्लेयर्स, ये फिर से विवाद का विषय बन जाएगा। गुड क्रिकेटर्स लिख दीजिए आप। हो सकता है कि आपको विराट कोहली पसंद हो, वो आपको लगे अच्छा क्रिकेटर है, मुझे ना लगता हो सकता है कि आपको कुलदीप यादव, सुरेश रैना, युवराज सिंह पसंद ना आए, मुझे पसंद आएंगे। तो ये जो कलेक्शन बनेगी ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगी। इसमें हम बता नहीं पाएंगे कि ये पर्टिकुलर कोई एक क्रिकेटर या कोई एक प्लेयर कलेक्ट होगा या नहीं होगा। इसलिए कलेक्शन तो बनेगी, लेकिन ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होने की वजह से सेट नहीं बन पाएगी। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि अब आपको सेट क्लियर हो गए होंगे। बड़ी सिंपल बात है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम सेट कहा करते हैं। दैट मींस जब हम बता सकें कि पर्टिकुलर कोई भी एक ऑब्जेक्ट कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, तो हम उस कलेक्शन को सेट कहा करते हैं। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी सेट है, जब आप उसे डिनोट करेंगे तो इसके लिए आप कैपिटल अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, या फिर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते हैं। मोरओवर
पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट एक्स कलेक्ट हो जाता है सेट के अंदर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि दिस एलिमेंट, इसे तो हम एलिमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो कलेक्शन में कलेक्ट हो जाया करता है वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंदर, दैट मींस सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है उसे हम एलिमेंट बुलाते हैं, जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है। और सिंबल्स में, संकेतों में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x बिलोंग्स टू a। जैसे फिजिक्स बिलोंग्स टू सेट A, केमिस्ट्री बिलोंग्स टू सेट A, मैथमेटिक्स बिलोंग्स टू सेट A, बट ज्योग्राफी, हिस्ट्री डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। तो अगर हम कहीं पे ये वर्ड यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं x बिलोंग्स टू A, तो इसका मीनिंग होगा, ये सिंबल है इंप्लाइज दैट का, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि इससे ये इंगित होता है, इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है x इज एन एलिमेंट ऑफ A। x बिलोंग्स टू A का मतलब है x एक एलिमेंट है सेट A का। अगर मैं ये सिंबल बनाऊंगा तो इंप्लाई इफ एंड ओनली कहलाता है ये, कि x से बिलोंग करेगा अगर x एलिमेंट हो A का। x अगर एक एलिमेंट है A का तो x बिलोंग करेगा A से। अच्छा, हम कहीं पे लिखें x डज नॉट बिलोंग्स टू A, इसका अर्थ होता है x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। x सेट A का एलिमेंट ही नहीं है, x में प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे हिस्ट्री A से बिलोंग नहीं करती है, तो मैंने लिखा हिस्ट्री डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। ये सिंपल नोटेशन हो गई। अब कुछ सेट्स हैं जिनकी हमने नोटेशंस फिक्स की हुई हैं। ये लेक्चर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप सेट थ्योरी को डीपली स्टडी करना चाहते हैं, पूरा ढंग से जानना चाहते हैं सेट के बारे में, रिलेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, रेंज के बारे में, डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में, तो आपको पूरा लेक्चर ध्यान से देखना होगा। यही नहीं, सिर्फ 6 लेक्चर आएंगे इसके ऊपर हमारे, आपको 6 के 6 लेक्चर बहुत ध्यान से देखने होंगे, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेट थ्योरी में, रिलेशंस में, फंक्शंस में। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि हमने कुछ नोटेशंस फिक्स की हुई हैं कुछ सेट के लिए। एक तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो सभी इंटीजर्स का सेट है, इसे आप I से या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रहेंगे इसमें सारे इंटीजर्स? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, उसे Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कहलाता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स, और आप उन सबको कलेक्शन में डाल दें तो वो सेट रिप्रेजेंट होता है कैपिटल N से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट हुआ कैपिटल Q से। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स रिप्रेजेंट होगा Q+ से। जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर से अगर आप उन सबको सेट में डाल दें तो उसे हम Q+ से रिप्रेजेंट किया करते हैं।
फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रिप्रेजेंट होगा R से, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे रिप्रेजेंट होगा R प्लस से, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट होगा C से, इसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिन्हें आप ध्यान भी रखेंगे। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। जी, तो अब आगे है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, या फिर मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइबिंग ए सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड, तो किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास बस दो ही मेथड हैं। फर्स्ट है रोस्टर मेथड, सेकंड है सेट बिल्डर मेथड। जो रोस्टर मेथड है, इसमें हम किसी भी सेट में प्रेजेंट एलिमेंट्स को शो कर दिया करते हैं। मतलब जैसे मैं सेट बनाऊं सभी इंटीजर्स का, तो ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4, ऐसे मैं सेट बनाऊं उन सभी सब्जेक्ट्स का जो क्लास 12th में रहते हैं। यहां पे गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, और वही आर्ट साइड साइंस साइड वाला सीन आएगा कि स्टूडेंट के पास आर्ट साइड है, साइंस है या कॉमर्स है। तो मैं फिलहाल जो सेट लिख रहा हूं वो ये एज्यूम करते हुए लिख रहा हूं कि मैथ्स पढ़ने वाला स्टूडेंट है क्लास 12th के अंदर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश, यह जाएगा। चलिए एक और सेट बनाते हैं। इस सेट में हम क्या करते हैं, वे सारे नेचुरल नंबर्स डालते हैं जो 1 और 5 के बीच में आते हैं। 2 3 4 5। एक और सेट बनाते हैं सी। इसमें मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आए सारे वॉवल्स डाल देते हैं। वॉवल्स पता है आपको, ए ई आई ओ यू। तो इसमें ए आया है, मैथमेटिक्स में सारे वॉवल्स का सेट। ए है, ई है, आई है, ओ है नहीं है, यू है नहीं है, तो बस ए ई आई परसेंट है। एक और सेट तैयार कर लीजिए आप, प्रोबेबिलिटी में जितने लेटर्स यूज हो रहे हैं उनका सेट। पी यूज हुआ है, आर यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है, बी यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, फिर बी पहले आ चुका, सेट में रिपीटिशन नहीं होती। करेक्शन में बस ये तो बताना होता है कि ये ऑब्जेक्ट कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ।
करेक्ट हो गया, बस खत्म, हम आगे रिपीट नहीं करेंगे इस बात को। तो कोई भी एलिमेंट है उसकी रिपीटिशन शो नहीं की जाती। I L T Y। तो जो तरीका है हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, जिसे हम रोस्टर मेथड भी कह रहे हैं, इस मेथड में हम सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हम उसमें सारे डाल दिया करते हैं। जो तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये रोस्टर तरीका कहलाता है, रोस्टर मेथड कहलाता है। एक और फॉर्म भी होती है, उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म थी, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ये इंटरेस्टिंग है, सेट बिल्डर फॉर्म से किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो तैयार की गई है। मतलब जब भी हम कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन तैयार करेंगे तो उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स डाले जाएंगे वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेडिकल स्टोर अपने आप एक कलेक्शन है, किसका? सारी मेडिसिन का। तो एक क्वालिटी थी उसके ऑब्जेक्ट्स की, क्या जो उसके अंदर कंटेन होंगी वो मेडिसिन होंगी। ये सेट लिखा मैंने आपके लिए, क्या था? मैंने बोला था ये सेट, ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड सभी इंटीजर्स की। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे, वो किस कंडीशन को फुलफिल करते हैं? क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कह लीजिए आप इन्हें। फिर जब इस सेट पे आया था मैंने क्या कहा था कि मैं कलेक्शन तैयार कर रहा हूं। क्या कंडीशन थी कलेक्शन तैयार करने की मेरी? कि मैं इसमें क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स डाल दूंगा जो एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट यूज किया करता है। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। तो क्या कंडीशन थी यहां पे ये कंडीशन थी कि इसमें वो ही ऑब्जेक्ट कलेक्ट होगा जो कि एक सब्जेक्ट है क्लास 12 में पीसीएम पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास, है ना? सेट बी जब तैयार किया था तो क्या कहा था कि मैं कलेक्शन तैयार कर रहा हूं। साथ में कंडीशन बताई थी। कौन सी कंडीशन थी? कि इसमें वही इंटीजर्स आएंगे जो 1 और 6 के बीच में लाई करते हैं। जब सी सेट तैयार किया तो क्या कहा था कि मैं मैथमेटिक्स में सारे वोवेल्स की कलेक्शन तैयार कर रहा हूं। तो इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की कंडीशन क्या हो गई थी कि इसमें सिर्फ वोवेल्स आएंगे, वो भी मैथमेटिक्स वर्ड पे जो यूज हुए हैं। जब डी सेट तैयार किया तो क्या कहा था कि अब प्रोबेबिलिटी में जितने हम इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज कर रहे हैं उन सबको डाल देते हैं। तो क्या कंडीशन थी इसमें एलिमेंट आने के लिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट्स में कंटेन होगा? क्या कंडीशन है इस सेट के लिए? कि वो एक अल्फाबेट होना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी वर्ड में यूज हुआ हो। तो हर सेट को तैयार करने से पहले हम एक कंडीशन इंपोज करते हैं उसके एलिमेंट्स के ऊपर कि भैया जो भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही सेट में जाएगा। तो हम सेट को जो लिखने का तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में, वो ऐसे बनाएंगे कि उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताएंगे कि कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं, कौन से नहीं आते। वो प्रॉपर्टी हम शो कर दिया करते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी, ये सेट था, तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा एक्स टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, सच दैट इस प्रकार के, किस प्रकार के? एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कि एक्स अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। सेट ए लिखा था, क्या था ये? रोस्टर फॉर्म में ये सेट था सब्जेक्ट्स का क्लास 12 के स्टूडेंट के पास, एक्स सच दैट। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि ये कलेक्शन है एक्स टाइप के एलिमेंट्स की, सच दैट एक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12।
जो सेट बी लिखा था रोस्टर फॉर्म में 2 3 4 5, इसे मैं कहूंगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, कि इसमें वे एलिमेंट्स आते हैं x प्रकार के, x टाइप के जो नेचुरल नंबर है, एंड 1 से ग्रेट है 6 से लेस है, 1 और 6 के बीच में लाई करते हैं, बस वही है। जब सी सेट तैयार किया था AEI, तो इसमें अब ऐसे लिखूंगा x सच दैट कि एक सेट है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट आते हैं, x इज एन vowel in word mathematics। G जो सेट है इसे सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, इसमें एलिमेंट्स हैं x टाइप के, x इज एन अल्फाबेट इन लेटर प्रोबेबिलिटी। तो जब हम सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कि इसमें x टाइप के एलिमेंट्स भरे हुए हैं भाई, और x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये तरीका होता है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, सेट बिल्डर मेथड कहा जाता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सम टाइप्स ऑफ सेट्स। सम टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट्स, सेकंड इनफाइनाइट सेट्स। सिंपली किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आपने कलेक्ट किया था और वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाई थी, हम उनकी संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर सेट को दो श्रेणी में डिवाइड कर लेते हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। कैसे? किसी एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट हैं तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या बना? एनी सेट ए which contains infinite number of elements is called a finite set। ढेरों सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं सेट ए लिख दूं, वही सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ए ई आई ओ यू। एक सेट लिख दूं सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन इंग्लिश ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एक्स वाई जेड। ये फाइनाइट सेट है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट, any set A is said to be an infinite set if it contains infinite number of elements। किसी भी सेट ए को मैं इनफाइनाइट सेट कहूंगा अगर उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाए। फॉर एग्जांपल z x such that x is an integer, सभी इंटीजर का सेट इनफाइनाइट है। r x such that x is a real number,
एक और सेट x such that x is a point in a plane, किसी एक प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं भैया, ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो सेट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हुए तो सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट हुए तो भैया सेट इनफाइनाइट है। चलिए इसके बाद आता है एम्प्टी सेट। वेल any set A is said to be an empty set, कोई भी एक सेट A empty set कहलाता है if it contains no elements, अगर उसमें कोई एलिमेंट ही ना आए। It is denoted by phi, यूजुअली इसे हम phi से डिनोट करते हैं। phi कोई एलिमेंट ही ना रखा हो आपने, है तो कलेक्शन ही और वेल डिफाइंड है, हमें पता है इसमें कुछ भी नहीं है, तो जो कलेक्शन बनती है वो कुछ भी कलेक्ट नहीं करते, इसे एम्प्टी सेट कहा जाता है और phi से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेल इसके बाद आता है फिर सिंगलटन सेट। अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपने काम देनी चीज बाद में आपको। आप चाहे क्लास 11th के हैं, चाहे क्लास 12th के हैं, या फिर आप बीएससी फर्स्ट ईयर से हैं, सेकेंड ईयर से हैं, थर्ड ईयर से हैं, एमएससी से हैं, डज नॉट मैटर, ये टॉपिक सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सिंगलटन सेट। जैसे नाम से लग भी रहा है भी ऐसा ही, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। Any set A is said to be a singleton set if it contains only a single element। वो सेट A जो सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करता है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट की परवाह नहीं है, एलिमेंट क्या है क्या नहीं है, बस एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो हम उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। चलिए भाई, ये तो चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी मेरी सेट के ऊपर, आज तो पहला लेक्चर है, बहुत ही कम पढ़ाता हूं मैं आपको, सिर्फ यहीं तक हम इसे स्टॉप कर देते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर सबसेट्स की बात करेंगे, इंटरसेक्शन की, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन की, यूनियन की, आर्बिट्ररी कलेक्शन की, इन सब की बातें हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय।